हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका यूज अदर चैप्टर्स में भी होता है। चाहे बोर्ड एग्जाम्स की बात करो या एंट्रेंस एग्जाम्स की, दोनों में ही ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के पहले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन और देखेंगे कई सारी थ्योरीज जो साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से बनाई हैं, जैसे कि न्यूटन का, मैक्सवेल का, हाइजीन का, इन सब का थ्योरी देखेंगे हम। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो वे ऑप्टिक में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो हम देखेंगे लाइट के बारे में बच्चों। तो क्या होती है लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो लाइट क्या होती है? एनर्जी होती है जो किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव के फॉर्म में। लाइट के बारे में और देखेंगे। लाइट के क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर। लाइट के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट में हमें कई सारे फिनोमिना पढ़ना है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जिसके लिए कई सारे साइंटिस्टों ने थ्योरीज भी बताई है। तो उन सभी थ्योरी के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स जो कि आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो सबसे पहला रहेगा एनर्जी। लाइट क्या होती है? एनर्जी होती है एंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है। नेक्स्ट, लाइट के बारे में हमें पता है क्या होता है लाइट के? डिफरेंट कलर्स हैविंग डिफरेंट क्या? फ्रीक्वेंसी, जिसका सिंबल हम न्यू लेंगे, या तो एफ ले सकते हैं या तो कभी कभी एन ले सकते हैं, बट लाइट के टॉपिक में हम फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या लेंगे? न्यू एंड वेल। बट एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करेंगे कि एमसीक्यूज में आया क्या है? एमसीक्यूज में यह आया है कि लाइट का कलर जो डिटरमाइन होता है वो बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। और लाइट का क्या होता है? लाइट का वेलोसिटी होता है, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट में कई सारे हमको फिनोमिना पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। लाइट के कई सारे फिनोमिना होते हैं जिसमें से हमने लिखा है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। और पोलराइजेशन भी पढ़ना है हमको। तो इन सभी फिनोमिना के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज रखी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उनकी थ्योरी में। सबसे पहला नाम, जिसका नाम है न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूं ताकि आपको न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी अच्छे से इमेजिन हो जाए। मान लीजिए कि आप किसी कमरे में बंद हो। ठीक है, ओके। क्या बोला मैंने? आप किसी एक कमरे में बंद हो और वहां पे कहीं से नैरो होल से क्या हो रही है? लाइट आ रही है। तो आप देखेंगे कि वहां से जो लाइट आ रही है वो लाइट कैसे आ रही है? स्ट्रेट लाइन में आ रही है। वो लाइट कैसे आ रही है? स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में आ रही है। तो ये तो पहला पॉइंट आपको पता चला। अब लाइट में क्या क्या चीजें थे? लाइट में आपने देखा जो लाइट सीधी आ रही थी उसमें कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। ठीक है, उसमें क्या थे? कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। और वो पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े थे कि बहुत छोटे छोटे थे? वो पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे, स्मॉल नेग्लिजिबल पार्टिकल्स थे। आप अगर उन पार्टिकल को ध्यान से देखो तो अगर आप उसको फूंक मारते हो तो क्या हो रहे हैं? वो पार्टिकल इजीली कहीं पे भी इजीली क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। तो पार्टिकल कैसे थे? बहुत ही हल्के थे। ठीक है। सो पार्टिकल कैसे थे? मासलेस, वेटलेस। और वो पार्टिकल का क्या कोई शेप साइज था? नहीं, वो पार्टिकल का कोई शेप साइज नहीं था। तो वो पार्टिकल कैसे थे? रिजिड थे। दैट इज दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। तो ये है न्यूटन की थ्योरी जिसके बारे में आपको इमेजिन मुझे करवाना था। आई होप कि आपको इमेजिन हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी। जितना आपने देखा वही सब न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी में आपको दिखेगा। तो हम देखेंगे न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। जो स्टोरी मैंने आपको इमेजिन करवाई वही स्टोरी न्यूटन के साथ भी हुई होगी और न्यूटन ने उसके अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी बनाई। तो क्या थ्योरी बनाई न्यूटन ने? सबसे पहले न्यूटन ने लाइट के बारे में बोला कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट डायरेक्शन में। आप भी इमेजिन करो
क्या लाइट उस नैरो होल से स्ट्रेट लाइन में आती है? हाँ, लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट डायरेक्शन में। और इसी का दूसरा नाम होता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। अब प्रोपेगेशन का ही नाम होता है ट्रैवल करना, ठीक है। ओके, सो दूसरा, लाइट में क्या थे? लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में आ तो रही थी, लेकिन लाइट में क्या थे? लाइट में थे पार्टिकल्स। लाइट में क्या थे? पार्टिकल्स थे। लेकिन वो पार्टिकल्स कैसे थे? क्या बहुत बड़े थे? नहीं, वो पार्टिकल बहुत छोटे थे। कई पार्टिकल्स तो आंखों से भी नहीं दिखते थे। तो उन्होंने क्या बोला इसको? टाइनी, स्मॉल, नेग्लिजिबल। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरी टाइनी, स्मॉल, नेग्लिजिबल। और क्या थे? बहुत हल्के थे, उनका कोई वजन ही नहीं था। दैट इज अ वेटलेस या तो मासलेस, ठीक है। क्या उनका कोई परफेक्ट शेप था? कोई पार्टिकल बहुत बड़ा था, कोई पार्टिकल बहुत छोटा था, ऐसा कुछ था? तो हम बोलेंगे कोई पार्टिकल कैसा था? डिफरेंट शेप का था। डिफरेंट शेप एंड साइज, या तो आप बोलेंगे रिजिड, ठीक है। और वो पार्टिकल न्यूटन के हिसाब से कैसे थे? परफेक्टली इलास्टिक थे। परफेक्टली इलास्टिक मतलब अगर कोई मिरर है तो उस मिरर पे पार्टिकल गिरने के बाद उसी स्पीड से वापस आते थे। जिस 10 की स्पीड से गए तो रिफ्लेक्ट होके भी 10 की स्पीड से वापस आए। यानी न्यूटन की लाइट के जो पार्टिकल्स थे वो कैसे थे? परफेक्टली इलास्टिक थे, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। तो न्यूटन ने क्या बोला? एवरी सोर्स ऑफ लाइट इमिट टाइनी, स्मॉल, नेग्लिजिबल, वेटलेस पार्टिकल कॉल्ड एज कार्पस्कल। तो इन्हीं सब को उन्होंने क्या बोला? इन्हीं पार्टिकल को क्या बोला? कार्पस्कल। और न्यूटन की लाइट क्या बन गई? कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ये थ्योरी न्यूटन ने 1675 में दी थी, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। उस जमाने में न्यूटन पहला था जिन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी बताई। तो आपको अगर कोई जनरल नॉलेज में पूछे कि लाइट के बारे में किसने बताया, तो आप याद रखेगा, आपको पता है सबसे पहला नाम किसका आना चाहिए? न्यूटन का। तो 1675 में ये थ्योरी न्यूटन ने बताई थी। इसके बारे में कुछ और भी बातें बोली थी, जैसे कि हम पॉइंट की अगर बात करें, सो पॉइंट नंबर 3 हम लिखेंगे डिफरेंट कलर of different shape and size of corpuscle. So light has a different color due to different shape and size of corpuscle. तो उन्होंने क्या बोला? लाइट के डिफरेंट कलर होते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि शेप जो होता है कार्पस्कल का वो कभी बड़ा होता है, कभी कम होता है, कभी छोटा होता है। यानी कि डिफरेंट शेप होते हैं, जिसके कारण लाइट के भी कलर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। उन्होंने साथ ही साथ स्पीड के बारे में बोला। लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के करीब होती है। और उनका यही बोलना था कि डिफरेंट मीडियम में क्या होगी? डिफरेंट स्पीड होगी। तो ये सोचना था न्यूटन का। अब उन्होंने क्या बोला स्पीड के बारे में? एक पॉइंट ऐसा बोल दिया जो कि उनका क्या बन गया? डिमेरिट। तो क्या है वो डिमेरिट? वो भी आप नोट करेंगे। उन्होंने बोला जो लाइट की स्पीड होती है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है और रेयर मीडियम में कम। क्या होता है डेंसर? आपको पता है, वाटर, ग्लास, ये सब क्या है? डेंसर मीडियम है। और रेयर मीडियम क्या होते हैं? एयर, वैक्यूम, इन सबको क्या बोलेंगे हम? रेयर मीडियम बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि वेलोसिटी क्या होती है? डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है और रेयर मीडियम में कम। अब ये क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उस समय न्यूटन ने साउंड के ऊपर काफी सारा रिसर्च करके रखा था। साउंड के ऊपर काफी सारा नॉलेज था उनको, और उन्होंने साउंड से इसको जोड़ने की कोशिश की। साउंड में जिस तरीके से पार्टिकल में वाइब्रेशन होता है, उसी तरीके से उन्होंने पार्टिकल को इससे जोड़ा और स्पीड की कहानी बता दी। तो स्पीड के बारे में उन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि डेंसर में स्पीड ज्यादा होती है और रेयर में स्पीड कम होती है, ठीक है। सो यही चीज आगे जाके एक फोकॉल्ट नाम का साइंटिस्ट, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया 1850 में, फोकॉल्ट ने बताया। फोकॉल्ट ने बोला कि लाइट की स्पीड रेयर में ज्यादा होती है
और डेंसर में कम। सो उन्होंने बता दिया। तो इससे न्यूटन को बहुत बड़ा सेटबैक लगा कि ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई। कैसे गलत होगी? क्योंकि फोकॉल्ट ने बोला कि रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम। क्योंकि न्यूटन ने इसको क्या किया था, साउंड से रिलेट कर दिया था। साउंड में क्या होता है, साउंड में जैसे जैसे मीडियम डेंस होता है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो और भी हम पॉइंट की बात करेंगे। जैसे कि पॉइंट की हम बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा, आएगा सेंसेशन ऑफ लाइट, आएगा सेंसेशन ऑफ लाइट। तो न्यूटन ने क्या बोला था, जब ये कार्पस्कल हमारी आंखों में पड़ते हैं, जब ये लाइट हमारे आंखों में आती है तो हमें क्या होता है, लाइट का सेंसेशन होता है। और देखेंगे पॉइंट, जिसमें पॉइंट नंबर 7 न्यूटन कहता है रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने क्या यूज किया, इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने ये यूज किया परफेक्टली इलास्टिक। तो न्यूटन के हिसाब से लाइट क्या होती थी, लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। तो मैं ये आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा मिटा देता हूं और काफी डिटेल में आपको समझा देता हूं कि ये रिफ्लेक्शन कैसे होता है। रिफ्लेक्शन को हम डिटेल में देखेंगे। रिफ्लेक्शन को बताने के लिए न्यूटन ने बोला था कि लाइट कैसे होती है, परफेक्टली इलास्टिक। अब आपको परफेक्टली इलास्टिक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कैसे बोला गया था। न्यूटन ने कहा कि अगर सपोज ये एक मिरर है, ये क्या है, अगर एक मिरर है तो लाइट कुछ इस तरीके से लाइट के पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्ट्राइक कर रहे हैं तो रिफ्लेक्ट भी क्या होंगे, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन न्यूटन ने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना भूल गया, पार्शियल रिफ्लेक्शन नहीं एक्सप्लेन किया। पार्शियल रिफ्लेक्शन मतलब क्या, लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं होगी, कुछ पार्ट लाइट का यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब पार्शियल रिफ्लेक्शन इन्होंने नहीं बताया, इनका डिमेरिट में आ गया। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन ये होता है लाइट का बेंड हो जाना। तो न्यूटन ने इसको भी बताया अच्छे से। न्यूटन ने क्या बोला, सपोज ये क्या है आपका नॉर्मल रे है, इंसिडेंट रे यहां से आ रही है। जब ये पार्टिकल्स डेंसर मीडियम की तरफ बढ़ते हैं, ये क्या है डेंसर मीडियम, और ये क्या होता है रेयर मीडियम, ये आपको पता होगा। तो जब लाइट के पार्टिकल डेंसर मीडियम की तरफ बढ़ते हैं तो कहां बेंड होते हैं, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते हैं। ठीक है, कहां बेंड होते हैं, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इसी में उन्होंने ये भी बताया कि लाइट जो होती है डेंसर मीडियम में ज्यादा स्पीड में रहती है और रेयर मीडियम में कम। अब ये कैसे हो गया, ये क्या एक्सप्लेन किया इसके लिए इन्होंने, इसके लिए इन्होंने थ्योरी बताया। ये जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये इस पार्टिकल को अपनी तरफ काफी तेजी से खींचते हैं, अपनी तरफ काफी तेजी से अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण डेंसर में स्पीड बढ़ जाती है और रेयर में स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, इन्होंने और एक इंपॉर्टेंट चीज बताया जो कि इनका मेरिट बन गया। और यहां पे भी याद रखेंगे, उन्होंने पार्शियल रिफ्लेक्शन नहीं बताया। सो पार्शियल रिफ्लेक्शन नहीं बताया, ये इनका क्या बन गया, डीमेरिट। अब पार्शियल रिफ्लेक्शन मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। जब लाइट यहां पे आएगी तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट तो नहीं होगी, कुछ पार्ट क्या होगा उसका रिफ्लेक्ट भी होगा। ठीक है, लाइट कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं होता है, थोड़ा पार्ट उसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और थोड़ा पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, जो कि बताना भूल गए। ये भी उनका क्या बन गया, डीमेरिट। हाँ, न्यूटन ने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई जो कि होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। लाइट में भी उन्होंने बताया इनवर्स स्क्वायर लॉ, ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है, फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो लाइट में उन्होंने क्या बोला, इंटेंसिटी लाइट की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे लाइट की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये था न्यूटन के बारे में। मैं इसके सभी पॉइंट शॉर्ट में आपको एक बार लिख के दे देता हूं, आप सभी पॉइंट को अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे तो मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स इसके बारे में दे देता हूं। इसमें आएंगे अजम्पशन, मेरिट्स और डीमेरिट। अब हम देखेंगे उन सभी पॉइंट्स को काफी आसान तरीके से। न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, उसमें कुछ अजम्पशन है और कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स निकल के आते हैं। सबसे पहला, जबकि आपको पता है कि न्यूटन की जो लाइट थी ट्रैवल करती थी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एज कार्पस्कल। ठीक है, ये कार्पस्कल कैसे थे, ये कार्पस्कल थे वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, मास था उनका वेटलेस, और कैसे थे, परफेक्टली इलास्टिक, इसकी मदद से रिफ्लेक्शन बताया गया न्यूटन के द्वारा। और कैसे थे, रिजिड थे, डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज के कार्पस्कल थे। उनका कलर क्या था लाइट का, अलग अलग था, ये मेरिट हो गया इनका।
डिफरेंट कलर ड्यू टू डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कार्पस्कल। पॉइंट नंबर 4, जब भी कभी लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो हमें क्या होता है, उस लाइट का सेंसेशन होता है। जैसे कि कोई ठंडे पानी में या फिर कोई बर्फ को आप हाथ लगाओ तो हाथ लगाने पर क्या होता है, आपको सेंसेशन होता है। तो उस टर्म का नाम सेंसेशन हमने यहां यूज किया है। सेंसेशन हमारी बॉडी को होता है, तो यहाँ पे सेंसेशन किसको होता है, हमारे आंख को। वी गेट द सेंसेशन ऑफ लाइट व्हेन लाइट एंटर्स इन अवर आईज। वेलोसिटी लाइट की क्या होती है, डेंसर में ज्यादा होती है और रेयर में कम। उनका मानना था, उन्होंने रिफ्रैक्शन के वक्त बताया, उनका मानना था कि जब पार्टिकल दूसरे मीडियम में जाता है, डेंसर मीडियम में जाता है, तो ये पार्टिकल को डेंसर मीडियम के पार्टिकल काफी तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण डेंसर मीडियम में वेलोसिटी बढ़ जाती है लाइट की। तो यही चीज उन्होंने बताया, जो कि आगे जाके इनका डिमेरिट बन गया। और आगे फौकॉल्ट ने 1850 में इसे सेटबैक किया। ठीक है, फौकॉल्ट ने 1850 में इसे सेटबैक किया और फौकॉल्ट ने बताया कि वेलोसिटी लाइट की रेयर में ज्यादा होती है और डेंसर में कम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ड्यू टू हाई स्पीड एंड नेग्लिजिबल मासेस दे आर अनअफेक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सो दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनका मास नेग्लिजिबल होता है, जिसके कारण ग्रेविटी का कोई इफेक्ट उन पर पड़ता नहीं है और वो तेजी से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन उनका सबसे बड़ा मेरिट हुआ। अब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के बारे में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, तो देखेंगे कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन क्या होता है। लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट डायरेक्शन में। हमको पता है आज की डेट में कि लाइट क्या होती है, वेव होती है। तो ये रेक्टिलिनियर को हम देखेंगे क्या होता है। तो अब न्यूटन ने क्या बोला कि लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, पर हमको पता है कि ये क्या है, वेव। तो ये है क्या, एक्चुअली ये छोटे छोटे वेव्स है, यानी कि इनका लैम्डा कैसा है, बहुत छोटा छोटा, इतना बड़ा लैम्डा नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे कि इतना बड़ा लैम्डा होगा, इतना बड़ा लैम्डा नहीं है। सो लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। लाइट का वेवलेंथ किसमें होता है, एंगस्ट्रॉम में, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो याद रखेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन में क्या आएगा, लाइट का जो लैम्डा है किसमें होता है, 10⁻⁻10 मीटर में। इसी को एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। डिफरेंट लाइट के क्या होते हैं, कलर होते हैं। और उन्होंने न्यूटन ने मेरिट्स में आ गया, क्या बोला उन्होंने, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में बताया। हाँ, भले ही तरीका उन्होंने क्या यूज किया, परफेक्टली इलास्टिक का यूज किया, जहां पे बोला गया कि जिस स्पीड से लाइट मिरर में टकराएगी उसी स्पीड से वापस आएगी। या फिर जब दो पार्टिकल लाइट के आपस में, एक 10 की स्पीड से ये आया, 10 की स्पीड से ये आया, तो आपस में क्या कंजर्व करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ेंगे तो डिमेरिट देखेंगे। सबको पता चली गया होगा अभी तक, क्योंकि आपने अजम्पशन में देखा फौकॉल्ट ने इसको सेटबैक किया, तो ऑब्वियसली ये क्या बन गया, इसका डिमेरिट। डिमेरिट की अगर बात करें तो डेंसर में इन्होंने बोला लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और रेयर में लाइट की स्पीड कम होती है। क्यों बोला आपको मैंने बताया, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो डेंसर में काफी सारे ज्यादा पार्टिकल हैं, वो ज्यादा पार्टिकल लाइट को क्या करते हैं, अपनी तरफ ज्यादा स्पीड से खींचते हैं, तो डेंसर में स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के कारण उनकी स्पीड डेंसर में ज्यादा बताई गई। पॉइंट नंबर 2, कांस्टेंट क्या होता है, मास होता है सोर्स का। ये बहुत बड़ा डिमेरिट निकला इनका, यानी कि क्या, अगर कोई लाइट सोर्स अगर इमिट हो रहा है तो क्या उसका मास वैसा ही रह जाएगा, यानी कि वहां से कुछ निकला ही नहीं, उसका मास कम नहीं हुआ, उसका मास कैसा रह गया, कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, डिमेरिट। यानी अगर कोई लाइट सोर्स अपनी जगह से लाइट इमिट करता है तो उसका मास कुछ ना कुछ कम होता है, 1 ग्राम मान लो, 2 ग्राम मान लो, कुछ तो मास कम होगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला, वहां से मास कम होता ही नहीं है, यानी वहां से कुछ निकला ही नहीं है, तो मास कम कैसे होगा। तो ये क्या हो गया, डिमेरिट। और नंबर 3, पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं बताया मैंने, आपको बताया था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी मान लो अगर लाइट रेयर टू डेंसर में गई तो लाइट का काफी सारा पार्ट क्या होता है, डेंसर में जाता है, रिफ्रैक्शन होता है, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमारे सनग्लासेस, अब सनग्लासेस में क्या होता है, गर्मी के मौसम में हम सनग्लासेस यूज करते हैं, तो सनग्लासेस में क्या होता है, सन से जो लाइट हमारे आंखों में आती है, कुछ पार्ट लाइट का हमारे आंखों में पड़ता है, रिफ्रैक्ट होता है, और बाकी पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्शन इन्होंने बताया नहीं। तो जैसे कि पार्शियल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बताना इनका रह गया, या फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या तो फेल टू एक्सप्लेन
इन दिस फिनोमिना सिमिलरली इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन भी ये बताने में असमर्थ रहे। सो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्शन, उसमें से मैं आपको इंटरफेरेंस बता देता हूं। इंटरफेरेंस साउंड में भी है काफी डिटेल में, तो इंटरफेरेंस को देखेंगे। इंटरफेरेंस मतलब एक क्रेस्ट और उसके ऊपर और एक क्रेस्ट, तो साउंड क्या आ जाएगा, मैक्सिमम लाउड साउंड आएगा। उसी तरीके से लाइट में अगर क्या होगा, एक वेव की क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ अगर सुपर इम्पोज हो जाए, ओवरलैप हो जाए, तो बड़ा क्रेस्ट मिलेगा, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, काफी ब्राइट होगी। तो अब मैं इसको बताता हूं थोड़ा सा साउंड के टर्म में, जल्दी समझ में आएगा आपको। जैसे मैं बोलता हूं इंटरफेरेंस, तो मैं यहां से क्या भेज रहा हूं, वेव। अब साउंड भी एक वेव है, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या किया, मैंने हेलो बोला, मैं कुछ बोल रहा हूं, तो मैंने यहां से भेजा क्रेस्ट, और वहां पे कई सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे ध्यान दे रहे हैं। तो बच्चे जो आपस में बात कर रहे हैं, मैंने अगर कुछ टॉपिक पढ़ा रहा हूं, यहां से गया क्रेस्ट, वो बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या आया, ट्रफ। मेरा यहां से जो क्रेस्ट गया और उनका जो ट्रफ आया, उससे क्या हुआ, क्रेस्ट ट्रफ आपस में क्या कर गए, कैंसिल, डिफरेंट आपस में कैंसिल कर गए, और साउंड उनको आवाज नहीं आई। तो उनको अगर आवाज नहीं आई तो क्या बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही है। ऑब्वियसली लास्ट बेंच में अगर कोई बच्चे अगर बात कर रहे हैं या फिर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको पता है वहां पे इंटरफेरेंस फिनोमिना होता है। या फिर हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं ऑडिटोरियम हॉल की। ऑडिटोरियम हॉल में कई सारे सीट्स होते हैं जहां पे आवाज नहीं आती है, कई सारी चेयर में आवाज नहीं आती है ड्यू टू इंटरफेरेंस। क्या होता होगा, अब यहां से आता होगा क्रेस्ट और वहां से टकरा के आता होगा ट्रफ, और जब तक आपको साउंड सुनाई देता है, वो साउंड कैसा सुना देता है, या तो डिम या तो सुनाई ही नहीं देता है। तो ये था न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, काफी आसान तरीके से आपको असम्पशन भी और मेरिट और डीमेरिट भी एक ही बार में पता चल गया। तो हम स्टार्ट करेंगे आपकी हाइजीन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब ये क्यों हम स्टार्ट करेंगे, हमको पता है 1675 में न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। तो क्या उस समय कोई और थ्योरी नहीं थी, या फिर 1815 में जो फोकॉर्ट ने थ्योरी दी उसके बाद क्या कोई और थ्योरी नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस जमाने में न्यूटन काफी फेमस था। 1675 की बात हो रही है, तो उस जमाने में न्यूटन का इतना इन्फ्लुएंस था, न्यूटन एक ब्रिटिश था, वो काफी फेमस होने के कारण उस समय ये थ्योरी काफी पॉपुलर थी, और न्यूटन का इन्फ्लुएंस ज्यादा होने के कारण लोगों ने उस थ्योरी को अपनाया। लेकिन 1675 के बाद 1850 के बाद क्या हुआ, करीब कितने साल हो गए, यहां से अगर आप देखें तो 175 ईयर के बाद इसकी थ्योरी को सेटबैक लगा। तो 175 साल तक क्या और कोई थ्योरी नहीं आई थी। उस थ्योरी का नाम था हाइजीन। इसको हाइजीन बोलते हो, या तो यूजीन बोलते हो, या तो हाइगन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है हाइगन प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हाइगन प्रिंसिपल को। तो अब हम देखेंगे हाइगन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन के ही जमाने में हाइगन ने भी अपनी थ्योरी रखी थी, लेकिन न्यूटन इतना फेमस था, न्यूटन का इतना इन्फ्लुएंस था कि उसकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी को ज्यादा महत्व दिया गया। लेकिन हाइगन ने जो अपनी थ्योरी में बताया, वो थ्योरी भी आगे जाके काफी यूज हुई। जैसे कि हाइगन ने बोला था कि लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, बट उन्होंने गलती से ये बोला कि लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। उस समय जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साउंड के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज आ चुका था, साउंड के बारे में लोगों को पता था, तो उन्होंने भी बोला कि वेव होती है, बट कौन सी वेव होती है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। बट हमको पता है लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो कि ट्रांसवर्स नेचर में होती है। सो अभी हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइगन। सो नंबर 1, अकॉर्डिंग टू हाइगन लाइट क्या ट्रैवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। कौन सा वेव बोला इन्होंने, वेव बोला लॉन्जिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव, लॉन्जिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, जिसको ट्रैवल करने के लिए क्या लगता है, मटेरियल मीडियम लगता है। ठीक है, अब अगर मटेरियल मीडियम लगता है तो लोगों ने इनसे सवाल किया कि जो सन से लाइट आती है, ठीक है, जो सन से लाइट आती है अर्थ तक, वो तो वैक्यूम से आती है। सन से लाइट आती है अर्थ तक, वो तो वैक्यूम से आती है। तो आप बताओ कि सन से लाइट अर्थ तक कैसे आती है। तो इसको भी बताने के लिए उन्होंने एक मनगढ़ंत थ्योरी बना ली, जिसका नाम था ल्यूमिनिफेरस ईथर। तो उन्होंने बोला देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ ल्यूमिनिफेरस ईथर। उन्होंने क्या बोला, सन से लाइट आती है वैक्यूम के थ्रू,
लेकिन उस वैक्यूम में भी क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ल्यूमिनीफेरस ईथर। तो ये उनका अजम्पशन था। पहला अजम्पशन क्या था, लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, जिसको ट्रैवल करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, मटेरियल, मीडियम। तो उन्होंने अपना हाइपोथेटिकल मीडियम बना लिया, बोला कि सन से अर्थ तक लाइट आने के लिए क्या होना चाहिए, ल्यूमिनीफेरस ईथर, जो कि सभी जगह पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो सन से अर्थ तक जो लाइट आती है वो इसके जरिए होकर आती है। तो क्या होता है ल्यूमिनीफेरस ईथर, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। सो ल्यूमिनीफेरस ईथर मैं कुछ बता देता हूं एक्स्ट्रा टर्म में, जिसमें आपको ये ओके, ल्यूमिनीफेरस ईथर एक ऐसा हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसमें क्या होता है, जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, हाईली इलास्टिक होता है, और ये क्या होता है, जीरो या तो नेग्लिजिबल डेंसिटी। ईथर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ये ईथर हाईली इलास्टिक होता है, और नेग्लिजिबल क्या होती है इसकी डेंसिटी, और क्या होता है, हाईली ट्रांसपेरेंट भी होता है, हाईली ट्रांसपेरेंट भी होता है। ठीक है, सो ये बताया गया ईथर के बारे में। अब आपको पता चली गया होगा, इन्होंने जो अपनी मनगढ़ंत थ्योरी बनाई है उसमें उन्होंने क्या बोला, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ई अपॉन रो। ई का मतलब इलास्टिसिटी मॉडुलस, ठीक है, कभी हम यंग्स मॉडुलस, कभी बल्क मॉडुलस यूज करते हैं। ठीक है, ओके, सो हाईली ट्रांसपेरेंट, हाई इलास्टिक है, यानी ई की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होगी, और डेंसिटी क्या है, बहुत कम। तो ये वैल्यू क्या है, बहुत बहुत कम है, ये वैल्यू बहुत बहुत कम है, और ये वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो इसी के बारे में आगे बताया, तो इन्होंने बोल दिया कि ये ऐसा होता है, लेकिन माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट ने बताया कि ऐसा कोई ईथर प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ल्यूमिनीफेरस ईथर। ठीक है, सो इसको सेटबैक किसने किया, माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट ने। ठीक है, ओके, सो इन्होंने और भी बोला लाइट के बारे में, इन्होंने बोला कि लाइट हैज अ डिफरेंट कलर। जैसा कि न्यूटन ने बताया था, लाइट के डिफरेंट कलर होते हैं ड्यू टू डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कार्पस्कल। तो कार्पस्कल थ्योरी तो वहां पे चल रही थी, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अपनी थ्योरी भी दी। उन्होंने बोला लाइट के कलर होते हैं, लेकिन लाइट की अलग अलग वेवलेंथ के कारण होते हैं। सो डिफरेंट कलर्स ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ। और बोला इन्होंने सेंसेशन के बारे में, सेंसेशन ऑफ लाइट, अजम्पशन चल रहे हैं ये सब। ठीक है, सेंसेशन ऑफ लाइट, सो व्हेन लाइट इंटर्स इन आवर आईज वी गेट द सेंसेशन ऑफ लाइट। जैसा कि न्यूटन ने कहा था, वैसा इन्होंने भी बोला, लाइट का सेंसेशन होता है जब लाइट हमारी आंखों में इंटर करती है। और आगे बोला, इन्होंने बताया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन, और बोला रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन में जो बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहां पे बोला द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से डिनोट करते हैं कभी कभी, या तो एन से। ठीक है, यही क्या होता है हमारा स्नेल्स लॉ। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने बताया इंटरफेरेंस के बारे में, इन्होंने बताया डिफ्रैक्शन के बारे में, ये इनके बन गए मेरिट्स। बट इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्या एक्सप्लेन नहीं किया, ये एक्सप्लेन करना रह गया इनका, क्या पोलराइजेशन क्यों रह गया, क्योंकि इन्होंने इसको ट्रांसवर्स नहीं बोला, इन्होंने इसको क्या बोला, लॉन्जिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। सो पोलराइजेशन इनका डिमेरिट हो गया। ठीक है, तो इन्होंने ये सब चीजें बताई है जो कि आपको पता चल गया होगा। ठीक है, सो अभी हम इसको शॉर्ट पॉइंट्स में नोट कर लेंगे, या फिर आप खुद से इसका शॉर्ट पॉइंट्स बना लेंगे। क्या शॉर्ट पॉइंट बना लेंगे, अजम्पशन एक साइड में मेरिट, और एक साइड में डिमेरिट। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको अच्छे से लिख लो,
और इसके अजम्पशन मेरिट्स और डिमेरिट्स में डिफरेंस में दे देता हूं। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम आसान तरीके से देखेंगे अलग अलग अजम्पशन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। काफी आसान हो जाता है इस तरीके से पढ़ने में, काफी सारे पॉइंट हमको ध्यान में रहते हैं। तो नंबर 1, अकॉर्डिंग टू हाइगेन वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि 1678 में दी गई थी, और न्यूटन की थ्योरी कब दी गई थी? 1675 में। ठीक है, तो इनमें कितने का डिफरेंस था? सिर्फ 3 साल का डिफरेंस था, यानी उसी जमाने में न्यूटन और हाइजीन दोनों थे। तो हाइगेन के हिसाब से लाइट कैसे ट्रैवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। कैसी वेव? लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। लेकिन फ्रेस्नेल और यंग्स ने बता दिया कि लाइट लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव नहीं होती है, लाइट क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव। वो किसने बताया? फ्रेस्नेल एक्सपेरिमेंट और यंग्स एक्सपेरिमेंट ने। लाइट क्या होते हैं? अलग अलग कलर होते हैं, तो अलग अलग लैम्डा होते हैं। लाइट का सेंसेशन होता है हमारी आंखों में, और साथ ही साथ बोला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलोसिटी लाइट की रेयर में ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है, और ये इसको प्रैक्टिकली इन्होंने प्रूफ किया। ओके, और उन्होंने सबसे बड़ा डिमेरिट हो गया इस थ्योरी का, सबसे बड़ा डिमेरिट क्या डिमेरिट है? देयर इज अ हाइपोथेटिकल मीडियम एग्जिस्टेंस ऑफ ल्यूमिनिफेरस ईथर, जो कि क्या होता है? हाईली इलास्टिक और हाईली ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम और नेग्लिजिबल होती है। सबसे बड़ा मेरिट इनका, इट एक्सप्लेन दिस थ्योरी एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, और इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि वेलोसिटी रेयर में ज्यादा होती है और डेंसर में कम। न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन का तो ये डिमेरिट आ गया, न्यूटन की थ्योरी फेल हो गई इसको बताने में कि वेलोसिटी ऐसा होती है। तो आगे बढ़ते हैं, डिमेरिट की बात करते हैं। इन्होंने लाइट को क्या बोला? लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, जिसके कारण ये पोलराइजेशन नहीं बता पाए। इस थ्योरी ने पोलराइजेशन नहीं बताया, क्योंकि इन्होंने क्या बोला? लाइट को लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन इस थ्योरी से नहीं पता चल पाया। इट कुड नॉट explain this theory fails to explain rectilinear propagation, Raman and Compton effect, photoelectric effect इसका अलग से टॉपिक है, हम पढ़ेंगे आगे कुछ आने वाले चैप्टर्स में। एग्जिस्टेंस ऑफ ल्यूमिनिफेरस ईथर इस थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ल्यूमिनिफेरस ईथर, और इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा नहीं बताया। तो ये आसान तरीका था, मैं चाहूंगा कि आप अपने तरीके से खुद से इसको बनाएं और अच्छे से अपने नोट्स को रखें, ताकि आपके पेपर आने के समय आपको ये चीजें जल्दी से रिकॉल हो जाए। तो इतना अभी के लिए, बाद की का पार्ट में। मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने 1873 में मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी, जो कि आज के डेट में हम जानते हैं कि लाइट यही होती है। ठीक है, तो क्या बोला मैक्सवेल ने? लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। लाइट ट्रैवल करती है किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। इसका कोई चार्ज नहीं होता, और ये डिफ्लेक्ट नहीं करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो लाइट ट्रैवल करती है वो कैसे ट्रैवल करती है? वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं? ऑसिलेशंस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ ट्रैवल करती है, और ये दोनों साथ साथ ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, और साथ ही साथ ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ये भी इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होती है, और ये साथ में कहां बढ़ते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी, और ये क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो गया? उनका प्रोपेगेशन। यानी आपको अगर मैं बात करूं तो ये 2D की बात हो गई, हम 3D की बात करेंगे। ठीक है, ये मान लो ब्लू कलर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ब्लैक कलर आपका मैग्नेटिक फील्ड है। देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में तो परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे है? परपेंडिकुलर है। लेकिन आपका जो डायरेक्शन है लाइट का वो कैसा है? कुछ इस तरीके से है। लाइट आपकी क्या हो रही है? आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, लाइट का डायरेक्शन तो आगे की तरफ है। इस तरीके का डायरेक्शन है आपका लाइट का,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइट के डायरेक्शन में कैसी है, परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन आपका इस जगह है, और ये ब्लू वाली भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी है, परपेंडिकुलर है। यानी क्या पता चला, पता ये चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एंड परपेंडिकुलर एंड बोथ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो ये थी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इनका रेशो किसके बराबर होता है, लाइट की वेलोसिटी के, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये थी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, बट जो भी बताया बहुत अच्छा बताया। आज के डेट में हम जो थ्योरी की बात करते हैं वो थ्योरी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कैसी वेव होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर। ये सभी पॉइंट्स आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने भी अपनी एक थ्योरी रखी। प्लैंक्स के हिसाब से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो इनके हिसाब से लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, बंडल ऑफ पैकेट, या तो बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन, या तो क्वांटा। लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, या तो फोटोन। और हर एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। हर एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। एच का नाम प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू का नाम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये भी द फोटोन एनर्जी। ठीक है, सो हम आगे देखेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली ने भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया, तो हम वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। डी ब्रॉगली ने क्या बोला, डी ब्रॉगली ने ड्यूअल नेचर के बारे में बोला। ड्यूअल नेचर, लाइट का नेचर कैसा होता है, उन्होंने बोला ड्यूअल होता है। ड्यूअल मतलब लाइट क्या होती है, पार्टिकल भी होती है, और लाइट क्या होती है, वेव भी होती है। तो आज की जो लाइट है वो न्यूटन की पार्टिकल भी है, और आज की लाइट जो है वो वेव भी है। सो ये था आपका ये टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे हाइगन प्रिंसिपल के बारे में। हाइगन वेव थ्योरी को बहुत डिटेल में इलॉबरेट करेंगे, उसमें हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और सभी टॉपिक को आसानी से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, बाकी का नेक्स्ट टाइम।